हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। सो आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे लाइक स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ विथ MCQ। ओके, वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर है। 24 to 27 अगस्त ऑल द इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विद बैंकिंग न्यूज़। सो पहली न्यूज़ है यहाँ पर, NPCI लॉन्च UPI सर्कल फॉर सिक्योर पेमेंट अमंग ट्रस्टेड यूजर। सिंपल सी बात है, एक सिंगल UPI अकाउंट को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं, यही आपका UPI सर्कल है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स NPCI हैज अनवील्ड अ न्यू फीचर called the UPI circle on the Unified Payment Interface means UPI। ऑब्वियस सी बात है, NPCI एक अम्ब्रेला बॉडी है जो सारे के सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करती है। तो जो अम्ब्रेला बॉडी होगी वही लॉन्च करेगी UPI सर्कल। NPCI ने UPI सर्कल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एंड इसका पर्पस क्या है? प्राइमरी UPI अकाउंट होल्डर to securely delegate payment responsibility to the trusted secondary user। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, और राम का अपना एक UPI अकाउंट है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंगेज है इन अदर वर्क्स और वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी करना चाहता है या अदर ट्रांजेक्शन करना चाहता है। राम का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है श्याम, या उसका भाई कह सकते हो आप कि श्याम उसका भाई है, और उसने क्या किया, राम ने अपने UPI का एक्सेस किसको दिया है? श्याम को दिया है और कहा है मेरे बिहाफ में तुम इन लोगों की पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से एक सिंगल आईडी को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम UPI सर्कल कहते हैं। ठीक है। द फीचर एम टू इनहांस कन्वीनियंस एंड द सिक्योरिटी इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन by enabling primary user to link their UPI account with a secondary user। एक सिंगल प्राइमरी यूजर अप टू 5 सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर्स को इनेबलिंग परमिशन दे सकता है UPI की। ठीक है, मतलब प्राइमरी पर्सन किसी सेकेंडरी ट्रस्टेड पर्सन को अप टू 5 पर्सन आप यहाँ पर UPI ID शेयर कर सकते हो, मतलब UPI फीचर्स को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है, इनेबलिंग प्राइमरी यूजर टू लिंक देयर UPI अकाउंट विद अ सेकेंडरी यूजर हु कैन देन मेक पेमेंट ऑन देयर बिहाफ विथ इन प्री डिफाइंड लिमिट। ऐसा नहीं कि आप पूरा अकाउंट खाली कर दोगे, नहीं, एक लिमिट यहाँ पर है। उसी प्री डिफाइंड लिमिट में जो सेकेंडरी यूजर है वो प्राइमरी यूजर के अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो UPI सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं हम। डेलीगेट पेमेंट्स इज अ फीचर वेयर UPI यूजर primary user can establish a secure link with a trusted secondary user on their UPI app for the partial or the full payment delegation। यहाँ पर अब दो टर्म्स मिलेंगी, एक partial and full delegation और primary and secondary user। तो primary user आपको क्लियर है, जिसका अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, जिसके पास कंट्रोल है, वो आपका प्राइमरी यूजर है। सेकेंडरी यूजर क्या होता है? अ ट्रस्टेड इंडिविजुअल ग्रांटेड either partial or the full access to the account for the making payment। तो सेकेंडरी यूजर के केस में आपको यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल है उसको फुल एक्सेस भी मिल सकता है और पार्शियल एक्सेस भी मिल सकता है। क्या डिफरेंस है इसमें? तो हम देखेंगे टाइप ऑफ डेलीगेशन मीन्स फुल एंड पार्शियल। फुल का मतलब है आपने सेकेंडरी यूजर को कंप्लीट अथॉरिटी दे दी है फॉर द कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन द सेट लिमिट ऑफ टाइम और सेट लिमिट विदाउट फर्दर अप्रूवल। मतलब बार बार आपको UPI पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैंने किसी पर्सन को अपने अकाउंट के लिए फुल डेलीगेशन प्रोवाइड किया है तो वो सर्टेन लिमिट को हमेशा ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसको फर्दर बार बार ट्रांजेक्शन करने के लिए UPI पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्शियल डेलीगेशंस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो प्राइमरी यूजर से बार बार पिन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब UPI पिन की रिक्वायरमेंट होती है इन द पार्शियल डेलीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे UPI सर्कल की अपनी कुछ NPCI की गाइडलाइंस है। क्या है वो गाइडलाइंस? UPI ऐप मस्ट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट यूजर जर्नी फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी यूजर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल such as the mandatory app passport biometric are required for the secondary user। तो biometric must है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है प्राइमरी यूजर कैन डेलीगेट अप टू द 5 सेकेंडरी यूजर। एज आई टोल्ड यू कि एक प्राइमरी होल्डर 5 सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर्स को यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी यूजर है उसका एक से ज़्यादा प्राइमरी यूजर नहीं हो सकता।
सेकेंडरी यूजर कैन ओनली एक्सेप्ट द डेलीगेशन फ्रॉम द वन प्राइमरी यूजर, मतलब प्राइमरी यूजर अप टू 5 यहाँ पे सेकेंडरी यूजर्स रख सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी यूजर है उसका केवल एक ही प्राइमरी यूजर होगा, मल्टीपल यूजर नहीं हो सकते। ठीक है ना, बात करते हैं अबाउट द लिमिट। तो अगर आपने किसी को फुल डेलीगेशन दे के रखा है, मतलब बार बार यूपीआई की पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फुल डेलीगेशन में अ मंथली लिमिट ऑफ द 15,000 रुपीज एंड पर ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज है। मंथली 15,000 एंड पर ट्रांजेक्शन अप टू 5,000 रुपीज आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो प्राइमरी अकाउंट से। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल 24 आवर्स कूलिंग पीरियड अ डेली ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज इज इन्फोर्स्ड। ये बात यहाँ पे कही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीआई सर्कल क्या है और कैसे ये काम करेगा। ठीक है, अम्ब्रेला बॉडी क्या है इसकी, एनपीसीआई है। नेक्स्ट है बंधन बैंक। सो बंधन बैंक ने लॉन्च किया है अवनी सेविंग अकाउंट फॉर द वीमेन कस्टमर। ठीक है, अवनी सेविंग अकाउंट वीमेन कस्टमर के लिए लॉन्च किसने किया है, बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, वो भी ऐसी वैसी वीमेंस नहीं, जो वेल ऑफ वीमेंस है, मतलब ऑलरेडी जिनके पास काफ़ी पैसा है, उन लेडीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। सो कोलकाता बेस्ड इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन लॉन्च एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट अवनी फॉर द वीमेन कस्टमर। अवनी सेविंग अकाउंट टारगेट रिलेटिवली वेल ऑफ वीमेन, क्योंकि यहाँ पे ये जो अकाउंट है ना, उसका मिनिमम बैलेंस क्वार्टरली रिक्वायर्ड है 25,000। तो ऑब्वियसली बात है वेल ऑफ वीमेन के लिए है, जो कि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपीज मेंटेन कर सके। द अवनी अकाउंट ऑफर एन एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड ऑप्शंस with personal accidental insurance coverage of the 10 lakh rupees and the free airport launch access। इसके अलावा लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ द 3 लाख रुपीज। तो आप देख रहे हैं ना, मिनिमम अकाउंट आपको 25,000 रुपीज मेंटेन करना है, आपको 10 लाख रुपीज यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है, आपको फ्री एक्सेस है लॉन्च में, कहाँ पर, एयरपोर्ट्स में, और यहाँ पर जो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी है वो भी 3.5 लाख रुपीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अवनी अकाउंट ओपन करते हैं, अवनी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा और आपको 25% डिस्काउंट भी होगा ऑन द लॉकर रेंटल। हम अपनी सिक्योरिटी को लॉकर्स में रखते हैं, तो उन लॉकर्स के जो चार्जेस होते हैं उसमें भी आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है एंड 50% डिस्काउंट ऑन द गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फी। ये सारी बात यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि एसबीआई आपने देखा होगा, एसबीआई में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप एसबीआई से ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सिमिलर यहाँ पे अगर आप यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं बाय द बंधन बैंक, तो इसमें भी आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो और बाद में इन लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। तो इन लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, डिलाइट। तो बैंक ऑल्सो लॉन्च अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम कॉल्ड द बंधन बैंक डिलाइट। Bandhan Bank Delight launched by the bank. It is a loyalty program where customers earn loyalty point for opening accounts, card transaction, fund transfer and other banking services. The loyalty point called the Delight point and can be used to purchase goods and services. ठीक है, तो ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, बंधन बैंक में। ओके, सो बंधन बैंक को एज अ एनजीओ स्टैब्लिश किया गया था एंड आरबीआई का अप्रूवल इसको मिला टू कन्वर्ट एज अ यूनिवर्सल बैंक ऑन 23 अगस्त 2015। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। रिसेंटली इंतरिम एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं रतन कुमार देश एंड टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे हम अबाउट द यूपीएस। यहाँ पे जो नई यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लॉन्च हुई है इसको हम देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एनपीएस से कैसे ये डिफर करती है। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द जीए एमसीक्यू बैच। यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है विथ 40 प्लस लाइव क्लासेस, जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, 1000 प्लस एमसीक्यू ईएसआई से, 600 प्लस एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस एंड 500 एमसीक्यू बैंकिंग एंड फाइनेंस के हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जो नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि एडमिट कार्ड यहाँ पर आउट हो चुका है, तो आप अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर 2:30 से 5 पीएम 2:30 से 5 पीएम मैराथन क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब मार्च टू अगस्त 6 मंथ के कंपाइलेशन।
मार्च टू अगस्त 6 मंथ की कंपाइलेशन, तो ऑलरेडी एक पार्ट मैंने डिस्कस किया है जिसमें इस 6 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी और नेशनल न्यूज़ थी वो मैंने कवर करा दिया है। आप इस वीडियो को देख लेना, अराउंड 2 आवर 40 मिनट्स का वीडियो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है, पहले अगस्त मंथ को कंप्लीट किया है और उसके बाद मार्च मंथ तक हम गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस। आप लोग ने इन तीनों स्कीम्स के बारे में सुना होगा। सबसे पहले चलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी भी बहुत सारे स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, ये ओपीएस को फॉलो करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को फॉलो करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सभी को पता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो उसकी जो लास्ट मंथ की सैलरी थी, लास्ट मंथ की सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है, तो इसका 50% मतलब 50,000 रुपीज़ आपको एज अ मंथली पेंशन दी जाएगी। जिस मंथ आप रिटायर हुए हैं उसी मंथ से आपको ये 50,000 रुपीज़ या 50% ऑफ योर सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ये आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें आपको यहाँ पे अश्योर्ड पेंशन दिया जाता था। यहाँ पे फिक्स्ड है ना कि मंथली इनकम आपको या मंथली जो पेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपकी लास्ट जो सैलरी आपने ड्रॉ की है उसका 50% आपको सैलरी यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, प्लस डीए भी दिया जाता था। और डीए वेरी होता था, अब डिपेंड करता था आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, आप किस शहर में रह रहे हो उस हिसाब से। तो डीए भी दे रहे हैं, मतलब 50,000 रुपीज़ तो आपको मंथली फिक्स्ड पेंशन है ही, प्लस डीए भी आपको मिल रहा है। ये आपका ओल्ड पेंशन स्कीम था। लेकिन ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसमें ये आप जो 50% सैलरी का प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड एम्प्लॉयड को, तो ये सैलरी कहाँ से आ रही है, ये पेंशन अमाउंट कहाँ से आ रहा है? तो ये पेंशन अमाउंट आता था आपके भारत की संचित निधि से, मतलब हमारे गवर्नमेंट का जो खाता है या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से ये 50,000 रुपीज आ रहा है। तो ये बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। आप ही सोच के देखिए कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपको रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, 50% ऑफ द लास्ट सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो गवर्नमेंट का इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा और गवर्नमेंट पे बर्डन भी ज़्यादा होगा। बर्डन किस पे, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। अच्छा, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, इसका फंड कहाँ से आता है, तो जहाँ पे हम टैक्स वगैरह पे करते हैं वही फंड तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसने 30 ईयर्स तक सर्विसेज की हैं और 30 ईयर्स सर्विसेज देने के बाद वो रिटायर हो जाता है। वो तो रिटायर हो गया और उसने इस पर्टिकुलर जनरेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इस जनरेशन नंबर 1 को अपनी सर्विसेज सर्व की हैं, लेकिन इसका जो पेंशन है उसका बर्डन तो नेक्स्ट जनरेशन पे है ना, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो नेक्स्ट जनरेशन को ये बर्डन देखना पड़ रहा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो यहाँ पे पेंशन का फंड कलेक्ट कर रही है एक तरीके से, क्योंकि इसी किसी इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर 30 ईयर्स में अपनी सर्विसेज दी हैं लेकिन इसका पेंशन का खर्चा अगली जनरेशन देख रही है। तो ये आपका एक ड्रॉबैक था जिसके कारण गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन था। एक तरीके से ओपीएस जो है वो सुसाइडल कंडीशन है गवर्नमेंट के लिए, अगर देखा जाए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सुसाइडल कंडीशन आपको ओपीएस देखने को मिलता है क्योंकि इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप खुद एस्टिमेट कर लीजिए कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उन सबको आपको पेंशन देनी है, वो भी 50%। तो आप समझ रहे हो अगर किसी एक इंडिविजुअल का भी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो उसको 50,000 रुपीज़ आपको तो देना ही है, प्लस डीए अलग से है, ग्रेचुटी अलग से है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको देनी ही है, ठीक है। तो ये आपके ड्रॉबैक थे इन ओपीएस सिस्टम। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये था कि फिक्स्ड अश्योर्ड आपकी पेंशन आपको प्रोवाइड की जा रही थी आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। ये 2004 तक था। फिर 2004 में हमने एक न्यू स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था एनपीएस, आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम, ये न्यू पेंशन स्कीम भी इसको बोला जाता है। तो एनपीएस को लेकर आए हम। एनपीएस की खास बात यह थी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर आपका जो बर्डन अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जिससे फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, बर्डन इसके अलावा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो जनरेशन है, जिस पीरियड में जनरेशन सर्व कर रही है वो अपनी पेंशन को खुद ही अरेंज कर रही है, वो अपनी पेंशन को खुद ही अरेंज कर रही है। इसमें किस तरीके से एनपीएस काम करता था, तो एनपीएस में आप देखेंगे एक हमने क्या किया, एक फंड बनाया, एक हमने पेंशन फंड बनाया। इस पेंशन फंड में जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय 10% अपनी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट करता था। एक हमने पेंशन फंड बनाया, उस पेंशन फंड में जो भी आपका एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी का एवरी मंथ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। और सिमिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सिमिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पेंशन फंड में 14% कंट्रीब्यूट करती थी। तो इस तरीके से ये कॉर्पस रेडी होता था आपके पेंशन फंड का। ठीक है, अब इस पेंशन फंड में ये जो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है इसको इन्वेस्ट किया जाता था कहाँ पर? सिक्योरिटी मार्केट में। इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहाँ पर? आपका सिक्योरिटी मार्केट में। यहाँ पे फंड मैनेजर्स थे, जो फंड मैनेजर थे वो आपके सिक्योरिटी मार्केट में आपके फंड को इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगी पेंशन। अब पेंशन कैसे मिलेगी? तो पेंशन यहाँ पे जो भी आपका कॉर्पस रेडी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज आपका कॉर्पस रेडी हुआ है, तो इसका 60% आपको लमसम मिल गया। 60% क्या हो गया? आपका लमसम अमाउंट हो गया, मतलब 60% आपने इजिली एक्सेस कर लिया। लमसम मिल गया, इकट्ठा मिल गया 6 लाख रुपए। और यहाँ पे जो 4 लाख रुपीज है वो आपकी एन्युटी है, मतलब यहाँ से आपकी पेंशन डिसाइड हो रही है। ठीक है, और इस 4 लाख रुपीस को भी कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है? इस 4 लाख रुपीस को भी अगेन इन्वेस्ट किया जा रहा है इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो यहाँ पर आपकी जो रिटायरमेंट, मतलब जो मंथली रिटायरमेंट अमाउंट है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंड ऑन द मार्केट, क्योंकि आपका फंड कहाँ पर है? आपका फंड है शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में। तो फ्लक्चुएशन होता रहेगा। शेयर मार्केट अप जा रहा है तो आपका पेंशन अमाउंट भी अच्छा है, शेयर मार्केट लो जा रहा है तो आपका पेंशन अमाउंट भी कम होगा। और इसमें डीए नहीं दिया जाता था, क्योंकि डीए इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अकॉर्डिंगली ही वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डीए का कोई प्रोविजन नहीं था। ये आपकी एनपीएस थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन है जिसने अपनी सर्विसेज दी हैं, वो 60 ईयर में रिटायर हो रहा है, और आज वो उठकर देखता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट होगा, एकदम बड़ा खुश हो रहा है, और खुश होते होते बेचारा निकल गया, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन अच्छा नहीं लगता। या वो सुबह सो के उठता है और इतना ज्यादा डाउन जा रहा है, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, और वो इसी टेंशन में अब मेरी पेंशन का क्या होगा, और वो आदमी निकल लिया हार्ट अटैक से। समझ रहे हो ना? इतना फ्लक्चुएशन है, इतना फ्लक्चुएशन है यहाँ पे, मतलब फिक्स्ड अशोर्ड इनकम नहीं है। लेकिन खास बात ये है कि गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं है, और जो जनरेशन जिस जनरेशन में सर्व कर रही है वहां पर अपनी पेंशन को खुद ही अरेंज कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन पे इसका बर्डन नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट है। तो ओपीएस का अपना बेनिफिट है कि अशोर्ड पेंशन है, एनपीएस का अपना बेनिफिट है कि इसमें गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं है, और नेक्स्ट जनरेशन पे भी कोई बर्डन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस ओपीएस के हैं, कुछ एडवांटेजेस एनपीएस के हैं। दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और मर्ज कर दिया मतलब यूनिफाइड कर दिया, और यूनिफाइड करके हमने लॉन्च कर दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इस तरीके से यूपीएस को लॉन्च किया। ऐसा नहीं है कि जो लोग एनपीएस में इनरोल हुए हैं वो यूपीएस में जंप नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर 2004 में एनपीएस को जो लॉन्च किया गया था, और जो भी लोग आपका जो एनपीएस में इनरोल्ड है वो इजीली यूपीएस में जंप कर सकते हैं, और इनका अभी तक का जो भी कॉर्पस है वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेसिकली एक अमलगमेशन है, ये एडवांटेजेस का, जो आपका ओपीएस और एनपीएस स्कीम्स के एडवांटेजेस हैं उसको यहाँ पे मर्ज करके यूपीएस को लॉन्च किया गया है। और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2025 से हमारी कंट्री में एग्जीक्यूट होगी। 1 अप्रैल 2025 से हमारी कंट्री में एग्जीक्यूट होगी यूपीएस स्कीम। अब यूपीएस में क्या है? तो यूपीएस में आपको अश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे कि ओपीएस में होता है। लेकिन कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक क्या होगा? पेंशन फंड होगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा? आपका एक पेंशन फंड होगा, और इस पेंशन फंड में जो एम्प्लॉय है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी सैलरी का, वो तो आपको करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का कॉर्पस इंक्रीज, जो गवर्नमेंट की शेयरिंग थी ना, वो गवर्नमेंट की शेयरिंग इंक्रीज कर दी है। ये 14% से इंक्रीज करके क्या कर दिया गया? 18.5%। 18.5% गवर्नमेंट इस फंड में इन्वेस्ट करेगी, तो इससे जो कॉर्पस अमाउंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेंशन फंड रेडी हो गया। अब आप जब रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपकी जो लास्ट 1 ईयर, मतलब आप यहाँ पे जो 59 टू 60 ईयर, मतलब जो लास्ट 1 ईयर है, इस 1 ईयर का जो मंथली सैलरी है उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज आपको एवरी मंथ मिलता था, तो 1 लाख रुपीज आपका एवरेज हो गया। तो यहाँ पर क्या किया गया? आपका एक एवरेज फाइंड आउट किया गया, और एवरेज का जो 50% है वो आपको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर लास्ट 1 ईयर मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलता है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो 12 लाख हो गया। इसका एवरेज निकाल लिया, तो 12 लाख का एवरेज क्या होगा? 1 लाख ही होगा ना। तो यहाँ पे 1 लाख आपका हो गया एवरेज,
और इसका 50% मतलब 50,000 रुपीज यहाँ पे क्या मिलेगा, मंथली अश्योर्ड फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, प्लस डीए भी मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, डीए भी यहाँ पर मिलेगा, प्लस ग्रेचुटी भी मिलेगी जैसा कि ओपीएस में होता था। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम 25 ईयर ऑफ सर्विसेज देनी है अगर आपको 50% आपका पेंशन चाहिए। आपको 25 ईयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज अ एम्प्लॉय अगर आपको 50% यहाँ पे पेंशन चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि 25 ईयर्स अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको यहाँ पे इसी के डिनोमिनेशन में अपनी जो पेंशन है वो रिड्यूस करके प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कंडीशन आप समझिएगा, मैं कंडीशन ये बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे मिनिमम 25 ईयर्स तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी अगर आपको 50% ऑफ द सैलरी एज अ पेंशन प्लस डीए चाहिए है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है 20 ईयर्स तक ही अपनी सर्विसेज देता है तो इसी डिनोमिनेशन में उसकी पेंशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम कंडीशन है कि आपको 10 ईयर्स तो सर्विसेज देनी ही है, और जब आप 10 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज देंगे उसके बाद आपको मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर 60 ईयर्स। तो अगर आप 10 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज देते हैं तो अश्योर हो जाएगा कि आपको जो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी या फिक्स्ड जो आपको पेंशन मिलेगी वो 10,000 रुपीज होगी। और अगर आप 25 ईयर तक अपनी सर्विसेज देते हैं तो आपका 50% प्लस डीए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर उससे कम देते तो उसी डिनोमिनेशन में कम हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अश्योर्ड पेंशन हो गया, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी यहाँ पे हो गया। अ मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ द सर्विस, इसमें देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। अगर कोई सब्सक्राइबर है जिसको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उसने 1 ईयर 2 ईयर या कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको पेंशन मिली, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसकी जो फैमिली है, फैमिली में जो इमीडिएट आपका नॉमिनी होगा या आपका जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा उसको यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे 50% ऑफ द सैलरी नहीं है, यहाँ पे आपको जैसे कि 1 लाख रुपीज आपका यहाँ पे सैलरी था, इसका 50% आपको यहाँ पे क्या मिल रहा था, मतलब 50,000 रुपए आपको क्या मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था। तो इस 50,000 का 60%, तो 50,000 का 60% क्या हो गया, 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज यहाँ पे अब पेंशन प्रोवाइड की जाएगी रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए। जो भी आपका न्यू मतलब सब्सक्राइबर का जो भी बेनिफिशरी है उसको यहाँ पे 60% पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। मतलब फैमिली पेंशन को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इन्फ्लेशन इंडेशन, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि डीए यहाँ पर एड ऑन किया गया जैसा कि मैंने मेंशन किया। अब लमसम पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो लमसम पेमेंट ऐसा है 1/10 ऑफ देयर सैलरी, आपकी जो सैलरी है प्लस आपका जो डीए है, बेसिक सैलरी एंड डीए, इसका 1/10 आपको लमसम यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। लमसम पेमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस यहाँ पर बोला गया है, ये लमसम आपको दिया जाएगा। क्लियर, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एनपीएस, ओपीएस एंड यूपीएस। आई थिंक इतना मैटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निर्मला सीतारमन पे। तो निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली 5 स्टेट के आरआरबीज को रिव्यू किया है, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में है। ठीक है, the meeting which reviewed the performance of these regional rural banks RRB was chaired by the Nirmala Sitharaman। ठीक है, रिसेंटली 5 स्टेट के 9 आरआरबीज को इन्होंने रिव्यू करने का काम किया है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द मीटिंग डिस्कस दीज बैंक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस ऑन अपग्रेडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस, फॉस्टरिंग बिजनेस ग्रोथ इन एमएसएमई क्लस्टर, और यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया, क्या किस तरीके से आरआरबी काम कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए इस मीटिंग को किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है आरआरबी के बारे में। तो आरआरबी का फॉर्मेशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हा कमीची हुआ था इन 1975। इन 1975 हमारी कंट्री में आप देखेंगे फर्स्ट 5 आरआरबी सेटअप हुए थे वो 2 अक्टूबर 1975 को हुए थे। और फर्स्ट आरआरबी सेटअप हुआ था प्रथम बैंक, जो कि मुरादाबाद में इसको सेटअप किया गया था, जिसका स्पॉन्सर बैंक था आपका
सिंडिकेट बैंक। तो आपके जो आरआरबी होते हैं उसमें एक स्पॉन्सर बैंक होता है, एक आपका सेंट्रल बैंक होता है और स्टेट बैंक होता है। इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर आपको आरआरबी देखने को मिलता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिक्किम और गोवा, जहाँ पे आपको कोई भी आरआरबीज देखने को नहीं मिलेंगे। और हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से एक बैंक है जिसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक एकमात्र ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो किसी भी आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक नहीं है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है फोन पे क्रेडिट लाइन ऑन द यूपीआई। अब यहाँ पे फोन पे ने एक नया फीचर लॉन्च किया है विच इज क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अब एक क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई और 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है बट मेरे अकाउंट में केवल 5,000 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई मतलब एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन ले सकती हूँ। और मैंने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 10,000 रुपीज़ का अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है, मुझे लोन मिल गया और जितना मैं लोन एक्सेस करूंगी, फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपीज़ मैंने लोन लिया और मुझे केवल 5,000 रुपीज़ की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने जो जितना लोन यूटिलाइज किया है उतने ही पर ही मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है और जिसको आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द यूपीआई। सिंपल सी बात है। The feature allow consumer to link credit line from their bank to UPI on PhonePe for the seamless merchant payment. This feature will enable consumer to purchase with ease across millions of merchants and avail the flexibility of the short-term credit that help them manage their monthly expenses better. तो आपको यहाँ पे आपके बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल जाएगा, आपने इसको यूपीआई से लिंक करके रखा हुआ है, आप यूपीआई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अमेजोन से मैंने शॉपिंग की है और अमेजोन पे जाके मैंने पेमेंट कर दी, जबकि मेरे अकाउंट पे पेमेंट पैसा तो थे नहीं, मैंने लोन ले लिया और पेमेंट कर दी। उसके बाद जितना मैंने लोन का फंड यूटिलाइज किया है, जितना लोन लिया है वो नहीं, जितना फंड यूटिलाइज किया है कि 10,000 रुपीज़ लोन लिया था लेकिन फंड यूटिलाइज 5,000 का हुआ है, तो मुझे 5,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और रिमेनिंग अमाउंट को पे करना पड़ेगा, लोन रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगी। The RBI expanded the scope of UPI to include pre-approved credit lines, which allow user to avail credit line through the bank and use them through their UPI application. ठीक है, चलिए अब आरबीआई ने एक नया कंपटीशन लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है आरबीआई 90 क्विज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ क्विज फॉर द कॉलेज अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट है, जो कि अभी यूजी कोर्स में इनरोल है और जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है, बिलो द 25 ईयर्स, उनके लिए यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ 90 ईयर ऑफ द सेलिब्रेशन आरबीआई 90 क्विज लॉन्च किया गया है। द क्विज विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज, तो आप भी इसमें इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड विल फीचर मल्टी लेवल कंपटीशन, मतलब जोनल कंपटीशन, स्टेट लेवल पे कंपटीशन, देन नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो पहला प्राइज जो होगा, अगर जोनल लेवल पे देखते हैं तो पहला जो प्राइज होगा जोनल लेवल पे, फर्स्ट प्राइज मनी 5 लाख रुपीज है, फॉलोड बाय द सेकेंड प्राइज 4 लाख रुपीज एंड थर्ड प्राइज आपको 3 लाख रुपीज मिलेगी। तो जो भी जोनल से आपके प्लेयर्स आएंगे, जो भी यहाँ पे जोनल से प्लेयर्स आएंगे, उनके बीच में अगेन कंपटीशन होगा नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे अप टू 10 लाख रुपीज यहाँ पे प्राइज मनी प्रोवाइड की जाएगी, यही बात लिखी है। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर नॉट मोर देन 25 ईयर ऑफ द एज ऑन September 1, 2024 वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्विज जो है वो फ्री ऑफ चार्जेस है, तो इसमें इजीली इनरोल किया जा सकता है। जनरल नॉलेज के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट है केरला लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट फॉर हैंडलिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसेस। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है? आप सभी को पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पास किया गया था, जो कि 1881 से हमारी कंट्री में इन्फोर्स में है। जैसे कि आपका करेंसी, आपका जो आपने नोट देखा होगा, करेंसी में लिखा होता है ना कि आरबीआई यहाँ पे प्रॉमिस करता है कितना फंड आरबीआई देगा, तो इस करेंसी नोट का गारंटियर कौन है? आरबीआई है। फॉर एग्जांपल चेक, तो चेक में मेंशन किया जाता है ना, मैं इतना अमाउंट यहाँ पे कर रहा हूँ पेई को। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पीस ऑफ पेपर है जो गारंटी देता है टू पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इमीडिएटली और आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड।
तो इस तरीके से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो आपके चेक, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं वो सभी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड केसेस है उनको सॉल्व करने के लिए डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस B.R. गवई inaugurated the country first exclusive digital court for handling cases under the Negotiable Instrument Act in the Kollam High Court of Kerala. Justice Gavai also launched an online dispute resolution platform vSolve, वर्चुअल सॉल्यूशन मेकर। तो यहाँ पे डिजिटली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी vSolve वर्चुअल सॉल्यूशन मेकर को लॉन्च किया गया है बाय द केरला हाई कोर्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट टैगिंग ऑफ द हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब किक्ड ऑफ बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम रन किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और यहाँ पे जितने भी हॉर्सशू क्रैब्स हैं उनकी प्रॉपर्ली जियो टैगिंग कर सकेंगे। एंड जियो टैगिंग करने से हमें पता चलेगा कि ये जो आपके हॉर्सशू क्रैब्स हैं इनकी हैबिटेट लोकेशन क्या है, इनका माइग्रेशन कैसे होता है और इनकी पॉपुलेशन क्या है। इसलिए इनकी प्रॉपर जियो टैगिंग हो रही है जिससे फ्यूचर में हम इनको कंजर्व कर सकें और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्सशू क्रैब की यहाँ पे जियो टैगिंग की जा रही है बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको कुछ इस तरीके से ये क्रैब देखने को मिलता है, हॉर्सशू क्रैब, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो क्रैब्स है ये आपको वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में स्पेशली जो बालासोर एरिया है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हॉर्सशू क्रैब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है ऑन द अर्थ। ठीक है, डन। नेक्स्ट, वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो। यहाँ पर एक पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी इन मेघालय। एंड मेघालय में पहला यहाँ पे आफ्टर अ मैनी ईयर्स, क्योंकि लास्ट जो पोलियो केस डिटेक्ट हुआ था इन आर कंट्री वो 2011 में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद WHO ने इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे पोलियो का एक केस हमें आइडेंटिफाई हुआ है इन मेघालय। एंड मेघालय में जो हेल्थ अथॉरिटीज है उन्होंने क्लियरिफाई किया है दिस इज नॉट अ वाइल्ड पोलियो वायरस केस। यहाँ पर ये वाइल्ड पोलियो वायरस केस नहीं है, बट यहाँ पे जो इन्फेक्शन देखा गया है वो इंडिविजुअल की पुअर इम्यूनिटी के कारण देखा गया है। पोलियो जो है वो एक वायरस बॉर्न डिसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम या इनिशिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ग्लोबल पोलियो इरिडिक्शन इनिशिएटिव, इसको WHO ने लॉन्च किया था 1988 में। इसका पर्पस क्या था? पूरे वर्ल्ड से पोलियो को एलिमिनेट करना, रिमूव करना। एवरी ईयर वर्ल्ड पोलियो डे हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन फाइनेंशियल ईयर 1994-95। वो जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए जाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द रिवीजन पैक। यहाँ पर आपको एक रिवीजन पैक देखने को मिल रहा है जिसमें आपको जनवरी मंथ से लेकर अगस्त मंथ तक की ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, मतलब आपकी जो करंट अफेयर्स की बुक है, PIB बुक है और गवर्नमेंट स्कीम्स की बुक आपको मिल जाएंगी। आप इजिली यहाँ पे ऑलिव वुड पर जाकर इन बुक्स को, इन मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हो अंडर द रिवीजन पैक। ओके, तो जल्दी से एक और काम कर दो, मेरा लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो बैंकिंग एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, MP बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई रूल्स फॉर सर्विंग समन एंड द वारंट ऑनलाइन। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स सच एज द ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, इनको अलाउ किया है टू सर्विंग टू सेंड द समन एंड द वारंट ऑनलाइन। इसलिए मध्य प्रदेश का जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑफिशियली मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल 2024 को नोटिफाई करने का काम किया है, जिससे हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जो IPS को हमने रिप्लेसमेंट किया है और नया क्रिमिनल लॉ इम्पोज किया है, तो वो प्रोसेस आपकी फास्ट हो जाएगी। तो आपके जो हाई कोर्ट्स हैं वो इजिली ऑनलाइन समन और वारंट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द क्रिमिनल। ओके, नेक्स्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट लॉन्च दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसका पर्पस है टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन स्टेम अमंग्स द कंट्रीज चिल्ड्रन। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है फिलाटेली।
फिलाटेली का मतलब होता है जो लोग स्टडी करते हैं और ये जिनको कलेक्शन करने का शौक होता है इसका आपके स्टैम्प्स को, तो स्टैम्प का जो कलेक्शन और इसकी स्टडी होती है उसको ही हम यहाँ पर फिलाटेली कहते हैं। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 6 से लेकर आप देखेंगे क्लास 9 तक स्टडी करते हैं और उनकी हॉबी है पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करना, तो ऐसे स्टूडेंट को अंडर द दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ओनली स्टूडेंट हु आर द मेंबर ऑफ द फिलेटली क्लब और हैव अ फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। यहाँ पे 920 स्टूडेंट या 920 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी इंडिया में। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे 40 स्कॉलरशिप 10 स्टूडेंट को हर एक क्लास से प्रोवाइड किया जाएगा हर एक पोस्टल सर्किट पे। इसमें 6,000 रुपीज़ पर ईयर आपको क्वार्टरली बेसिस पे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे हर ईयर एवरी ईयर इसे रिन्यू कराना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट है ओला बिकम्स द ओनली ईवी मेकर टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर द 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक हमारी कंट्री का पहला यहाँ पर ईवी मेकर कंपनी बन गई है जिसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर को PLI सर्टिफिकेशन मिला है, मतलब PLI स्कीम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका इंसेंटिव भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी को। तो ओला इलेक्ट्रिक S1 into 3 kilowatt and S1 cross 4 kilowatt scooter have received certification for compliance with the production link incentive scheme for the automobile and auto component sector। ठीक है, और ये 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टार्ट हुई है जिसमें 2024 से ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी आपके ओला इलेक्ट्रिक में, जिसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा 13% to 18%। तो ओला इलेक्ट्रिक पहली ईवी है क्योंकि इन्होंने हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि 50% आपको मैंडेटरी है लोकलाइजेशन करना, तो इन्होंने इस क्राइटेरिया को अचीव कर लिया जिसके बाद इसको PLI में इंट्रोड्यूस किया गया है। PLI स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद टोटल कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ रुपीस। इसका पर्पस क्या था? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और मैन्युफैक्चरर्स और MSME को इंसेंटिव प्रोवाइड करना। अच्छा, यहाँ पे यूनियन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? तो HD कुमारस्वामी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च लेसर फ्लोरिकन सेंसस इन द कच्छ। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लेसर फ्लोरिकन की सेंसस हो रही है इन द कच्छ एरिया। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस सेंसस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे ग्रासलैंड जो है कच्छ का ग्रासलैंड उसमें कितने लेसर फ्लोरिकन है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंसस हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पर हो रही है? बन्नी ग्रासलैंड, और बन्नी ग्रासलैंड आपको एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड देखने को मिल जाएगा जो कि कवर करता है आपका कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एंड लाला बुदिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी को। ये जो कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है ये एकमात्र ऐसी बर्ड सेंचुरी है जिसमें आपको 3 स्पीसीज देखने को मिलती हैं बस्टर्ड की। एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपका, एक लेसर फ्लैरिकन हो गया, और दूसरा आपका हो गया हाउबारा बस्टर्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये बस्टर्ड देखने को मिलते हैं जो कि IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी लॉन्च द सुभद्रा स्कीम। तो सुभद्रा स्कीम किसने लॉन्च की है? मोहन मांझी ने लॉन्च की है, एंड मोहन मांझी चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा स्टेट के। इसमें ये जो स्कीम है ये 5 ईयर्स के लिए है, 5 ईयर्स के लिए स्कीम है, और एनुअली 10,000 रुपीज, एनुअली 10,000 रुपीज, और इन अ 5 ईयर 50,000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा उड़ीसा स्टेट की वीमेंस को जिनकी एज 21 to 60 ईयर्स आपको मिल जाएगी। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लीड बाय द चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी announced the implementation of Subhadra scheme, under which 50,000 rupees will be provided over the 5 year to 1 crore women between the 21 age to 60 years, जिसमें टोटल 10,000 रुपीज पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज ईच। ये जो 5,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट होगी ये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर और राखी पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, डन इतनी चीजें, तो 50,000 रुपीज आपको 5 ईयर में प्रोवाइड किए जाएंगे और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एडिशनल 500 रुपीज इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा
ठीक है, तो एडिशनली इंसेंटिव्स ऑफ द 500 रुपीज विल बी प्रोवाइड टू 100 बेनिफिशियरी गिव द हाईएस्ट विद द हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन। मतलब रूरल इंडिया में कोई हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है तो ऐसे बेनिफिशरीज को भी 5000 रुपीज आपको यहाँ 500 रुपीज एज अ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो रघुबर दास आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रबोध। प्रबोध एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसको रिसेंटली ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है कि जैसे कि आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, वैसे इंडियन रेलवे के भी तो काफ़ी सारे सर्कुलर्स होते हैं, काफ़ी सारे इनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। तो जो ईस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉयज़ है वो इन सभी रूल्स, रेगुलेशन और सर्कुलर को समझ पाएँ, तो उसके लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रबोध। ठीक है, तो प्रबोध किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया है। According to the Prabodh, is extensively equipped with the entire range of the railways rules, including the Indian Railway Establishment Manual, Indian Railway Establishment Code, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, पेंशन रूल, इन सबको यहाँ पे इंट्रीगेट है और प्रबोध एक चैटबॉट की तरह काम करेगा और इस रूल्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे भीष्म क्यूब के बारे में। आप लोग ने सुना ही होगा भीष्म क्यूब के बारे में, जो कि इंडिया का फर्स्ट आपका इंडिजीनियसली डेवलप एयर ड्रॉप आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है फॉर द मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन विजिट करने के लिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू यूक्रेन इज द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूक्रेन इन द जनवरी 1992। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया यूक्रेन में और यूक्रेन को गिफ्ट किए हैं भीष्म क्यूब्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड 4 भीष्म मतलब भारत हेल्थ इंसेंटिव फॉर द सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स टू द यूक्रेन गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो भीष्म क्यूब है ये आरोग्य मैत्री एड क्यूब्स भी हैं और ये वर्ल्ड के फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिनको पहली बार अनवील किया गया था इन गुरुग्राम हरियाणा ऑन द 2nd of December 2023। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव आपको भीष्म देखने को मिल जाएगा। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिनको ईजिली एयर ड्रॉप कर सकते हैं ग्राउंड पे और इनको रोड पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक आपका जो क्यूब है वो 200 पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है जिसके अंदर आपको आईसीयू जैसी कई सारी फैसिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड भी गए हुए थे विजिट करने के लिए। तो पोलैंड से यूक्रेन वो एक ट्रेन से आए हैं। उस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। द प्राइम मिनिस्टर अराइव इन अ कीव ऑन द स्पेशल ट्रेन फ्रॉम द पोलैंड रेल फोर्स 1। और रेल फोर्स 1 ये जो ट्रेन है ये एक टूरिस्ट ट्रेन हुआ करती थी जो कि ये जो एरिया है ना ब्लैक सी में क्रीमिया, और क्रीमिया को 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया। तो पहले टूरिज्म को यहाँ पर ले जाया करती थी ये। और ये जो रेल फोर्स 1 इस ट्रेन का नाम रखा है जो बाइडेन ने। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल रियल हाउस प्राइस इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे नाइट फ्रैंक का ये डेटा पब्लिश हुआ है एंड मुंबई रैंक्ड सेकेंड एंड न्यू दिल्ली रैंक थर्ड इन द ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। मतलब जहां पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है वो मनीला है एंड मनीला में जो इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक वो 26% है। सेकेंड नंबर पे मुंबई है विथ 13% इन्फ्लेशन एंड थर्ड नंबर पे दिल्ली है विथ 10% इन्फ्लेशन इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ये बात इस रिपोर्ट में मैंशन की गई है। एंड वेलिंगटन, यहाँ पे टोटल 44 कंट्रीज की रेटिंग की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वेलिंगटन आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, मतलब 44th पोजीशन पे है जिसमें इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इसमें आप देखेंगे प्राइस ड्रॉप हुए हैं 5.9%। तो 5.9% आपको प्राइस ड्रॉप मिलेंगे कहाँ पर? इन द वेलिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट है वीमेन एंड मैन इन द इंडिया 2023। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 25th एडिशन पब्लिश किया है वीमेन एंड मेंस इन इंडिया 2023, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है अबाउट द जेंडर इक्वलिटी, अबाउट द राइट्स ऑफ द मेंस एंड वीमेंस। आइए हम इसके हाइलाइट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इन्होंने पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है बाय द 2036 इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 152.2 करोड़। अभी आपको पता है ना हम 144 करोड़ पॉपुलेशन हो गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि बाय द 2036 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 152.2 करोड़ हो जाएगी, जिसमें फीमेल
का परसेंटेज आपको 48.8% देखने को मिल जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ना बात की गई है सेक्स रेशियो इम्प्रूवमेंट। तो सेक्स रेशियो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात है कि 2011 में सेक्स रेशियो 943 था एंड यहाँ पे आप 2036 में देखोगे कि जो सेक्स रेशियो है वो 952 एस्टिमेट किया गया है। मतलब पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल का बर्थ होता है, तो अभी ये 943 है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली, और बाय द 2036 ये कितना हो जाएगा, तो 2036 ये हो जाएगा 952। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें यहाँ पर एज ग्रुप में डिवाइड किया है। इसमें मेंशन किया गया है कि जो एज ग्रुप है आपका 25 to 29 ईयर्स एंड 20 to 25 ईयर्स, इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आजकल गर्ल्स एजुकेट होती हैं, फिर शादी होती है, तो शादी ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा लेट होती है आजकल। पहले तो 18 ईयर्स में और बिलो 18 ईयर्स पहले मैरिज हो जाया करती थी, बट आज आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड 25, 26, 30 ईयर्स तक मैरिज होती है। तो ऑब्वियसली बात है जो फर्टिलिटी रेट है या जो आपकी डिलीवरी पीरियड है वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कम होगा, जबकि जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो गया है कहाँ पर, आपका 35 to 39 ईयर्स। तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई कि फर्टिलिटी रेट 35 to 39 ईयर्स इंक्रीज हुआ है, वही 20 to 25 और 25 to 29 ये ड्रॉप हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ द वीमेन पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप। यहाँ पर मेंशन किया गया अबाउट द एमएमआर। एमएमआर मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब 1 लाख लाइव बर्थ पे कितने फीमेल्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो ये भी इम्प्रूव हो रहा है। अभी हमारी कंट्री में 2018-20 का डेटा है 97 आपका एमएमआर है, और ये 70 हो जाएगा जो हम अचीव कर लेंगे बाय द 2030, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है। नेक्स्ट है आईएमआर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो ये भी ड्रॉप हुआ है, आप देखेंगे 28 पर 1000 लाइव बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, और फीमेल और मेल में दोनों में आईएमआर इक्वल है, मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इक्वल आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2017-18 टू 22-23। तो 2017-18 में जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो आप देखेंगे कितना था, मेल्स में 75.8% से इंक्रीज होकर 78.5% हुआ है। वही फीमेल्स में आप देखेंगे तो ये 23.3% से इंक्रीज होकर 37% हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एट द एज ग्रुप ऑफ 16 to 64 इन द इकोनॉमी करेंट एम्प्लॉयड और द सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे वोटर टर्नआउट। तो वोटर टर्नआउट भी मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो वो भी इंक्रीज हुआ है। इसमें मेंशन किया गया है कि जो 15 नंबर के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें आपको लेस देन 60% आपको सॉरी हाँ, जो यहाँ पे 1999 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो वोटर टर्न अराउंड था फीमेल्स का वो लेस देन 60% था, मतलब लेस देन 60% वीमेंस ने वोट कास्ट किया था। बट 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आप देखेंगे ये डेटा 67.2% आपको देखने को मिल जाएगा। नौ बात की गई है वीमेन लीड स्टार्टअप्स के बारे में। एज ऑफ दिसंबर 2023 हमारी कंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है 1,17,254 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, उसमें से फीमेल जिनको लीड कर रही है वो 47.6%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 55,800 स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारा डेटा रिसेंटली पब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द जन पोषण केंद्र। अभी जन पोषण केंद्र क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमारी जो 60 फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैम्प्ड करेंगे, इनको चेंज करेंगे एज अ जन पोषण केंद्र। अभी हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है उसमें न्यूट्रिशनल फूड्स जैसे कि राइस हो गया, वीट फ्लावर हो गया, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और अदर जो बेसिक आपकी कम्युनिटीज़ हैं लाइक बिस्किट चाहिए, तो आपके अदर जो चीज़ हैं वो भी अब फेयर प्राइस शॉप्स में अवेलेबल कराई जाएंगी। उसके लिए पायलट बेसिस पे 60 फेयर प्राइस शॉप्स को सिलेक्ट किया गया है। द पायलट अलाउ फेयर प्राइस शॉप डीलर टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेंट्री बियॉन्ड द सब्सिडाइज्ड ग्रेन। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। अब पायलट बेसिस पे जो स्टेट सेलेक्ट किए गए हैं उन स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं: गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। These केंद्र will provide solution to demand of FPS
FPS डीलर्स अक्रॉस इंडिया टू रेज देयर इनकम लेवल, जिसमें 50% प्रोडक्ट तो आपके जो न्यूट्रिशनल फूड है वो तो होंगे ही, एंड एडिशनल 50% आपके अदर हाउस होल्ड आइटम यहाँ पे FPS में मतलब फेयर प्राइस शॉप में अवेलेबल होंगे। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है बाय द सिडबी, जिसका नाम है FPS सहाय एप्लीकेशन। सहाय मतलब हेल्प मांगना, सहायता मांगना। तो यहाँ पे जो फेयर प्राइस शॉप्स है उनको अपनी फेयर प्राइस अपनी शॉप्स के लिए अगर क्रेडिट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो ऑन डिमांड यहाँ पे वॉइस फाइनेंसिंग की जाएगी। तो ऑन डिमांड इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका नाम FPS सहाय है, जिसको डेवलप किया है सिडबी ने। डन। नेक्स्ट है NCERT एंड एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च ई मैगजीन सपनों की उड़ान। तो सपनों की उड़ान ई मैगजीन को लॉन्च किया है NCERT ने। ठीक है, ये पहला एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है, जिसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी स्पेस। 23 अगस्त को फॉर द फर्स्ट टाइम हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया और नेशनल स्पेस डे के ओकेजन पे ही इसको लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी पोएम्स, आर्टिकल, एसेज हैं वो सब आपके स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो के जो भी प्रीवियस लॉन्चिंग्स थे, आपका चंद्रयान 3, उस पे बेस्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो ई मैगजीन है इसको डेवलप किया है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने। पहले इसको क्वार्टरली लॉन्च किया गया है और बहुत जल्दी इस मैगजीन को मंथली भी लॉन्च किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टॉलेस्ट हनुमान स्टैच्यू आउटसाइड इंडिया नाउ इन टेक्सास। तो यहाँ पे हनुमान जी का ब्रोंज स्टैच्यू 90 फीट का लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, टेक्सास में। और ये इंडिया के बाहर ये आपका टॉलेस्ट स्टैच्यू हनुमान जी का देखने को मिल जाएगा। A massive 90 feet tall statue of Lord Hanuman has been unveiled near Houston, Texas, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ये थर्ड टॉलेस्ट यूएसए का स्टैच्यू है, क्योंकि आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पता होगा एंड ड्रैगन स्टैच्यू इन फ्लोरिडा, ये दो टॉलेस्ट स्टैच्यू हैं। और थर्ड नंबर का टॉलेस्ट स्टैच्यू आपको यूएसए में मिल जाएगा, जो कि हनुमान जी का स्टैच्यू रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1। हाइब्रिड रॉकेट का मतलब ये होता है कि आप उसमें जो फ्यूल यूज कर रहे हो वो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्यूल है, और ये रियूजेबल रॉकेट है, मतलब आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, जिसका नाम रूमी-1 है। ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल लॉन्च का क्या मतलब है कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कह सकते हो कि लॉन्चिंग माउंट है वहां से इसको लॉन्च कर सकते हो। The successful launch of the Rumi-1 rocket also marked the launch of first reusable hybrid rocket in India. It was developed by the Chennai-based startup Space Drone with the collaboration of the Martin Group. रूमी-1 रॉकेट जो है इसको मोबाइल लॉन्चर जैसे कि स्पेशल ट्रक्स वगैरह हैं वहां से इसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है और इस रॉकेट को रीयूज भी किया जा सकता है। यहाँ से मतलब इस रॉकेट से जो भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा वो सैटेलाइट डेटा को कलेक्ट करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड ये रिसर्च वर्क करने का काम करेंगी। रूमी-1 जो सैटेलाइट आपका रूमी-1 जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, ये आपके 35 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिल जाएगा और वापस ये अर्थ पे रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने आप देखेंगे डायमंड लीग, लुसाने डायमंड लीग का टाइटल जीत लिया है, सिल्वर मेडल एक्वायर किया है। इनका जो बेस्ट थ्रो था 89.49 मीटर का। तो सिल्वर मेडल लुसाने डायमंड लीग में किसको मिला है? जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा को मिला है। गोल्ड मेडल किसे मिला है? तो एंडरसन पीटर को मिला है, जिनका बेस्ट थ्रो 90.61 का था। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्कॉम के प्रेसिडेंट। तो नेस्कॉम के न्यू प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे राजेश नंबियार, जो कि कॉग्निजेंट के इंडिया हेड थे। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ओके, तो राजेश नंबियार क्विट्स एज अ कॉग्निजेंट इंडिया हेड टू बिकम अ नेस्कॉम प्रेसिडेंट, जो कि देवजनी घोष को सक्सीड करने वाले हैं। ठीक है, नेस्कॉम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1988 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। जब यहाँ पे नेस्कॉम के जो राजेश नंबियार हैं इनकी पोजीशन खाली हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कोई नई अपॉइंटमेंट होगी। तो आप देखेंगे कॉग्निजेंट अपॉइंट राजेश बैरियर एज अ हेड ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन एंड CMD इंडिया।
तो जो ग्लोबल हेड है कॉग्निजेंट के, 2 सितंबर से इसके हेड कौन होंगे? राजेश बैरियर होंगे, और 1 अक्टूबर से ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब CMD भी बन जाएंगे कॉग्निजेंट के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और बताया गया है कि हाईएस्ट पेड बैंक CEO इन FY23 कौन है। तो आप देखेंगे शशिधर जगदीशन जो कि HDFC बैंक के CEO हैं, जिनकी आपको मैक्सिमम सैलरी देखने को मिलेगी 10.55 करोड़ रुपीस। तो हाईएस्ट पेड CEO बैंक में कौन है? आंसर हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। ठीक है, जो कि आपको HDFC बैंक से मिलेंगे। सेकंड नंबर पे अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक, और थर्ड नंबर पे संदीप बाक्षी ऑफ ICICI बैंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है जय शाह टू बी नेम्ड एज द ICC चेयरमैन। यहाँ पर फिलहाल जो ICC के चेयरमैन है उनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले है, और इनका टेन्योर फिनिश होने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ICC के न्यू चेयरमैन होंगे उनका नाम है जय शाह, जो कि अभी रिसेंटली सेक्रेटरी हैं BCCI के। अगर जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन जाते हैं तो ये यंगेस्ट चेयरमैन होंगे ICC के, जय शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे अभी जो कोलकाता में केस हुआ है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे एक कमेटी का फॉर्मेशन करने के लिए, और रिसेंटली कैबिनेट ने एक नई कमेटी का फॉर्मेशन किया है, 14 मेंबर कमेटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ ऑफिस ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 14 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, 14 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। और ये जो आपकी 14 मेंबर की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी इंतरिम अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी विथ इन 3 वीक्स, और फुल रिपोर्ट्स को विथ इन 2 मंथ्स सबमिट करेगी। क्या हमें को सेफ्टी फीचर्स लेने चाहिए या हमें कौन से कानून की ज़रूरत है फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द CEAT क्रिकेट अवार्ड 2024। तो रिसेंटली 26th एडिशन ऑफ CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन मुंबई महाराष्ट्र। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है? हमारा यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि राहुल द्रविड़ को दिया गया है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया है। इन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1995-96 में। अगर हम बात करते परफॉर्मेंस इन द टेस्ट मैच मेंस क्रिकेटर, तो बैटर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल है, और बॉलर ऑफ द ईयर आपको रविचंद्र अश्विन देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं ODI में परफॉर्मेंस इन द ODI, तो आपके बेस्ट बैटर कौन है? विराट कोहली है, और बॉलर ऑफ द ईयर आपको मोहम्मद सामी देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं परफॉर्मेंस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है साई किशोर, बेस्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, और बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड BCCI के सेक्रेटरी जय शाह को मिला है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द वीमेंस टेस्ट क्रिकेट शिफाली वर्मा को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन द टाटा IPL श्रेयस अय्यर है, और मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन इन द वीमेंस T20 हिस्ट्री हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इस पूरे डेटा पे बेस्ड। ओके, चलिए अगला नाम आता है डायना पुंडोल का, और ये पुणे की हैं, और ये फर्स्ट वीमेन रेसर बन गई जिन्होंने रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप जीता है। MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो रिसेंटली चेन्नई में हुई थी, उसको जीतने वाली पहली इंडियन वीमेन रेसर आपको मिल जाएंगी डायना पुंडोल। ओके डन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे करेंट अफेयर्स थे। आइए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है अबाउट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और इन अवार्ड को रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 23 अगस्त को। पूछा जा रहा है इट इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। 33 अवार्ड वर प्रेजेंटेड टू द डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट इन द 5 कैटेगरी: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान भूषण एंड विज्ञान टीम। तो यहाँ पे जो अवार्ड्स है ना, ये 4 कैटेगरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। विज्ञान भूषण जैसी कोई भी कैटेगरी नहीं है ना। बात करेंगे विज्ञान टीम अवार्ड, यहाँ पे आदित्य L1 टीम को दिया गया है, नहीं, जो हमारी चंद्रयान 3 की टीम है उसको ये टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। विज्ञान रत्न अवार्ड वॉज गिवन टू द प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं? ओनली 2।
सेकेंड नंबर वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आपका थर्ड नंबर वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप यहाँ पे फर्दर थ्योरी देख सकते हो, ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, ठीक है, उसी पे बेस्ड हमने यहाँ पर देखा है। और विज्ञान श्री अवार्ड 13 साइंटिस्ट को दिया जाएगा, विज्ञान युवा अवार्ड 18 साइंटिस्ट को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सेटअप कर रहा है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। What is the main purpose of the UPI circle feature? UPI circle feature का main purpose क्या है? To allow primary user to delegate payment responsibility to the secondary user, option number B बिल्कुल correct है। Former blank chief minister सालसेंग सी मार्क पास्ड अवे रिसेंटली। ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। सो मेघालय के पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 ईयर तक अपनी सर्विसेज दी थी इन 1993। इसके अलावा ही ऑल्सो हेल्ड द ऑफिस ऑफ द सीएम फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। ये 12 डेज के लिए भी इन 1998 शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इन 2003 इन्होंने एज अ कांग्रेस चीफ भी सर्व किया है। In August 2024, who has assumed the charge of the DPIIT secretary? तो DPIIT के सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा अमरदीप सिंह भाटिया। अमरदीप सिंह भाटिया आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। द अवार्ड वर ऑनर्ड इन द 4 कैटेगरी, नहीं, हमने देखा था ये 3 कैटेगरीज का अवार्ड होता है। दिस ईयर अ टोटल 12 अवार्ड टू द 21 जियो साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है, 21 जियो साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जा रहा है। प्रोफेसर आरती शुक्ला रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आरती शुक्ला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया गया है। डॉक्टर आशुतोष पांडे वॉज अवॉर्डेड द नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपके डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। पूछा गया था इनकरेक्ट कितने, तो इनकरेक्ट 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट भी 2 है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो धीरज मोहन बैनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। In August 2024, which airport has won the title of Best Airport at India Travel Award? तो Best Airport Award, Indian Travel Award किसको मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को अवार्ड मिला है। Who is the author of the book Modi Governance Trump? Reshaping India's Path to the Prosperity. So मोदी गवर्नेंस ट्रम्प, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो एक एमपी हैं जिनका नाम है तरुण चुग, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे मैप में इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 इंडिया साइन अ लोन पैकेज ऑफ $500 million with the Asian Development Bank to improve assess the quality and affordable tertiary health care and medical education in which state? तो $500 million का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट से क्वालिटी एंड अफोर्डेबल टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। कहाँ पर? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से आप सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, चेयरमैन नेस्कॉम के कौन बन गए? आंसर हो जाएगा राजेश नंबियार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स एंड जल विद्युत? इनको किसने लॉन्च किया, इसको किसने डेवलप किया है? लॉन्च तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है एंड डेवलप किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी। Which state become the first in the world to assess ecosystem development through the ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स? तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स से एनवायरनमेंट को असिस्ट करने वाला पहला स्टेट आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has inaugurated the 19th CII India Africa Business Conclave? तो CII India Africa Business Conclave यहाँ पर किसने इनॉग्रेट किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, जिसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, Which bank and the financial service company Navi Technology have launched the credit line on UPI and offering by the NPCI? तो नवी टेक्नोलॉजी किसका है? ये आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटका बैंक का, ऑप्शन नंबर डी।
Which institute topped the list of Indian university in the Shanghai Academic Ranking of the World University? तो संघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इसमें टोटल पूरे वर्ल्ड की 1000 यूनिवर्सिटीज़ को फीचर किया गया है, जिनकी रैंकिंग की गई है अलग अलग पैरामीटर्स पे, और टोटल 15 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर फीचर किया गया है। इंडिया में जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो IISc बेंगलुरु आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एंड सेकेंड नंबर पर VIT है। ओके, यही सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। India designated authority for the cross-border trade has approved an additional 251 megawatt of the power export from the 12 hydropower project in which country? तो हम यहाँ पे 251 मेगावाट हाइड्रो पावर को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च द AI पावर फेस मैच, अ न्यू सिक्योरिटी फीचर डिजाइन टू प्रोटेक्ट कस्टमर अकाउंट फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी? तो AI पावर्ड फेस मैच किसने लॉन्च किया है? आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। Which country's government has recently announced visa-free access to citizens from the 35 country, including India, UK, USA, for the 6 month from the 31st of October? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने ये वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Recently, India has initiated its first comprehensive survey of high-risk glacier lake. In which state? तो high risk glacier lake का सर्वे किया जा रहा है, पहली बार है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। कौन कर रहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी हमने 26 CAT क्रिकेट अवार्ड्स को डिस्कस किया था। आप मुझे बस बता दीजिए यहाँ पर कितने ऐसे पेयर हैं जो करेक्टली मैच हैं। आपके पास 5 स्टेटमेंट है, बस आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन किया, इसको रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मंथली आपका जो 6 मंथली कंपाइलेशन चल रहा है, आज हम मार्च से लेकर अगस्त मंथ तक के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप उस वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव 2:30 PM पर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।